हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे बेटा। तो लीजिए लीजिए लीजिए, बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भैया, लास्ट क्लास में हमने अपना कंप्लीट चैप्टर कर लिया था, इंट्रो वाला पार्ट था, और अब हमारी स्पीड भी बढ़ने वाली है। यस, अब हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि याद रखना फंडामेंटल वाले पार्ट के ऊपर स्पीड अपनी थोड़ी बहुत कम भी चली तो चल ही ध्यान रखना, लेकिन अब अपने पास में स्पीड बेहतरीन होने वाली है। तो लीजिए गाइज, यहां पर सबसे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, और होमवर्क में मैंने आपको ये वाले एमसीक्यू दिए थे, लेकिन मेरे साथ में आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो अभी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ओके, होमवर्क में आपके पास एमसीक्यू दिए। अब एमसीक्यू होते किस लिए, सुन लो ध्यान से बात को। क्यों एमसीक्यूज आपको करने पड़ते हैं? एग्जाम में आ रहे इसलिए नहीं, इसलिए नहीं होता। खाली एमसीक्यूज से आपकी बेटा कंसेप्चुअल नॉलेज चेक होती है। मतलब अगर आप जानना चाहते हो ना, लॉ के अंदर, लॉ में या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, कि अगर क्या आपने जो पढ़ा है, मतलब क्या जो आपने अभी इससे पहले पढ़ा है, क्या वो आपको आता है, भूल गए हो, समझ में आया नहीं आया, उसका क्लैरिटी आपको मिलेगा बेटा यहां से। ठीक है, तो मैंने आपके सभी चैप्टर वाइज सबके एमसीक्यूज बनाए, सबका फ्लो चार्ट बनाया आपके लिए। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, हमें वन बाय वन फास्ट करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, बताइए, एज पर सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 20 और कंपनी एक्ट 13, तो कंपनी का मतलब क्या होता है? आप जानते हो कंपनी मतलब होता है एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 13 और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। यू नो दिस कि सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 20 बात करता है डेफिनेशन ऑफ कंपनी के बारे में, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 पे आता हूं। नंबर 2 इज नंबर टू कौन सा है? बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीवियस कंपनी लॉ। याद करो, पूरी कंपनी की हिस्ट्री सीखी आप लोगों ने कि कैसे इंडिया के अंदर कंपनी स्टार्ट हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, वो पूरा बताया है मैंने। ठीक है, और वो किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ये भी सुनो ध्यान से, हमारे पास मिलने वाला। ओके, तो बात समझना, यहां पर बोला गया कौन नहीं है। तो पहला है हमारे पास में इंडियन कंपनी एक्ट 36, कंपनी एक्ट 1913, कंपनी 56, बैंकिंग रेगुलेशन। ऑब्वियस भैया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रीवियस कंपनी लॉ। याद है? आगे आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, पढ़ना। सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 4, जानते हो बेटा एप्लीकेबल सेक्शन, बट याद है, भूले तो नहीं हो कि भैया चेक करो, सेक्शन नंबर 1 था कि कहां कहां पर कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है, कहां पर एप्लीकेबल है, और सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 4 लिखवाया था मैंने। याद करो, किन किन कंपनी पर, किन किन पर एप्लीकेबल है, या किस किस पर एप्लीकेबल है, याद है? तो किस किस में पॉइंट समझना। तो 1.4 क्या बोलता है? डील्स विद डेफिनेशन, एप्लीकेबल स्कोप, इनकॉर्पोरेशन या पावर। ऑब्वियसली बात हम पढ़ के आए, डील्स विद द एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ द एक्ट। रिमेंबर, अभी साथ साथ में चेक भी करते रहना जब क्लास देख रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इसी के बाद स्टार्ट करेंगे ना, छोटा स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर कवर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 13। इनमें से कौन सी एंटिटी कंपनीज एक्ट के अंदर कवर की जाती है? तो पहला बात, एंटिटी मतलब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंटिटी का मतलब यहाँ पे बिजनेस स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होंगे। पार्ट नंबर 1 आता है ओनली कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट में है वो वाली। सिर्फ ओनली पब्लिक कंपनी, कंपनीज एंड सर्टिफाइड सर्टेन नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट, ओनली प्राइवेट कंपनी। ऑब्वियसली भाई एज पर द पार्ट, अगर यहां पे 4 ऑप्शन में डीप में कुछ नहीं है तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? क्योंकि आप जानते हो पब्लिक कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है, बट ओनली थोड़ी है, ओनली थोड़ी है। यहां पर ये जो वर्ड लिखा है कंपनी, इस कंपनी का मतलब है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 13 और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्लस में याद करो नोटिफाइड बाय बॉडी कॉर्पोरेट, विच वी कैन से सर नोटिफाई, कौन सी? इसका मतलब होता है कंपनीज नोटिफाइड बाय सीजी। याद आया? अच्छा लिखा था ये तो हमने, यस, कंपनी नोटिफाइड बाय सीजी, वो भी इसका पार्ट है। अब यहां पर बैंकिंग वगैरह का नाम दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नाम दिया हमें उसमें से चूज करना है कौन सा है, सीजी राइट ऑप्शन बेटा। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट। बताओ अब इनमें से कौन सा नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब इन शॉर्ट सीजी के अंदर किसने नोटिफाई किया? इज इट आईसीआई, इज इट आरबीआई, एलआईसी, आईसीआईसीआई। आप भी एक बात जानते हो बेटा, ये चारों के चारों स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं, मतलब इन सबके खुद के अपने अलग से एक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं, इनमें से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना बेटा, इसका एक्ट होने के साथ साथ में इसे नोटिफाई भी किया गया था। रिमेंबर, इसे नोटिफाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके बाद बना। तो आरबीआई इज दी कौन सा है? नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट गाइस। ओके, आगे आता हूं। आगे क्वेश्चन नंबर 6, ए कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। सोचो, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हो भाई?
क्योंकि उसको लो ने बनाया, नेचुरल बर्थ तो होता नहीं है। यस, तो वहां पे लिखा है नो मेंबर बाय लो, ऑब्वियस बी इज द आंसर। इट इज क्रिएटेड बाय लो। रिमेंबर, परपिचुअल पार्ट नहीं है, मैनेजमेंट डायरेक्टर वाला पार्ट नहीं, क्योंकि आप जानते हो आर्टिफिशियल पर्सन का डायरेक्ट कनेक्शन है, लो ने क्रिएट किया। और एज यू नो, इसके प्लेस पे एक नाम और भी मिल सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लो, क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लो। ऑपरेशन ऑफ लो, कंपनीज एक्ट के अंदर जो चीजें लिखी है, लो का मतलब यहां पे कंपनी एक्ट, रिमेंबर, तो कंपनी एक्ट, यहां लो का मतलब क्या है, लो का मतलब बेटा है यहां पे कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो जो प्रोविजन लिखे हुए हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को लेके, उन्हें अगर फॉलो किया जाएगा, तो दैट विल बी ए पार्ट ऑफ दिस, उसका हिस्सा बनता है। आगे आता हूं, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ने करें द प्रिंसिपल ऑफ, और जब ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो उस टाइम पे तुम भी अपने पास आंसर सोचना, कौन सा आंसर आएगा, टिक करना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी वॉज एस्टेब्लिश इन, याद करो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट कौन से केस से निकल के आया। एक बात हमेशा याद रखना, आपके पास में कभी भी जो केस लॉज हैं वो एग्जाम में कभी बड़े क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सर मतलब ये कभी लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि बताओ ये वाला केस डिफाइन कर दो। केस लॉज को डिफाइन करना हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ हमारे आंसर का हिस्सा बनता है। एग्जैक्टली कहां बनता है, हमारे आंसर में हम अपने P3 मतलब इन शॉर्ट वी आर गिविंग ए रेफरेंस इन अवर आंसर, अगर कोई केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो केस स्टडी क्वेश्चन अलग चीज होती है और केस लॉ अलग होता है। यहां पूछा एमसीक्यू वाले पार्ट के अंदर, बताओ सेपरेट लीगल एंटिटी कौन सा था। ऑब्वियस हम जानते हैं लैंडमार्क केस इज एग्जैक्टली बी इज द आंसर, सलोमन वर्सेस सलोमन कंपनी लिमिटेड के बाद ही ये वाला केस निकल के आया था। आगे आता हूं, आगे क्वेश्चन नंबर, अब कोई पूछेगा सर ली वाला भी तो पढ़ा था वहां पे, बेटा ली वाला केस, बच्चा गुजदार वाला केस, दो केस थे। बेशक ये जो प्रोविजंस है, बेशक ये जो पार्ट है बेटा, ये सेपरेट लीगल एंटिटी के हैं, बट ये लैंडमार्क केस स्टडी नहीं है। क्वेश्चन ने बोला कौन सा एस्टेब्लिश हुआ, तो मीनिंग समझ में आया, ये क्या था, दिस इज लैंडमार्क केस स्टडी। लैंडमार्क का मतलब होता है जो जिस केस के बाद में कोई प्रोविजन निकल के आया, मतलब इन शॉर्ट पहली बार लैंडमार्क केस लो, पहली बार अगर कोई केस निकल के आया तो किस प्रोविजन के बाद निकल के आया, तो वो आंसर ये है। उसके बाद के बोलते हैं, उसको बोलते हैं जनरल केस लॉज, इन्हें बोलते हैं जनरल केस लॉज। ठीक है, ये बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं क्या क्या कहा जाता है, केस लॉज बोलते हैं इनको। ओके, आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हिच फीचर ऑफ द कंपनी एंश्योर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस डिस्पाइट डेथ ऑफ मेंबर, मेंबर की डेथ होने के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। कौन सा फीचर है, आप जानते हो बेटा, परपिचुअल सक्सेशन। कहां लिखा है, ए बी सी, हमारे पास लिखा सी पार्ट में लिखा हुआ है, तो सी इज द आंसर बेटा। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा बताओ शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम ओनरशिप ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी, शेयर होल्डर कंपनी की प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं ले सकते। रिमेंबर, मतलब इन शॉर्ट वो कंपनी की प्रॉपर्टी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। क्यों, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट एंटिटी या कॉमन सील। ऑब्वियसली बात है, यहां पर सेपरेट प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट नहीं दिया, तो विल फॉलो द सेपरेट, कौन सा, सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर अलग कंपनी अलग है, इसलिए रिमेंबर। और इसी से जुड़ा पार्ट कौन सा है, इसी से जुड़ा पार्ट कौन सा है, इसी से कनेक्टेड पार्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी वाला पार्ट। रिमेंबर, तो अगर हमारे यहां पर हमें सेपरेट प्रॉपर्टी मिल जाता तो हम उसको टिक करते, बट वो नहीं है, तो हमने कौन सा टिक किया, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पार्ट टिक किया। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है भैया पढ़ना, कौन सा, इन मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैंने क्वेश्चन थोड़े इस तरीके से बनाया ताकि तुम्हारे पास जो तुम केस लो पढ़े हैं तुमने, वो केस लोज भी तुम्हें रिवाइज हो जाएंगे कि अच्छा क्या पढ़ के आया अपने पास, कंसेप्ट में क्या था। ठीक है, ओके, तो बात समझना, रिकॉल करने के लिए एटलीस्ट कंसेप्ट हमारे हैंड टू हैंड हर चैप्टर के साथ में हमारे स्ट्रॉन्ग होते चले। ठीक है, अब सुनना, इन मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इट वाज हेल्ड दैट, इस पार्ट में देखा गया, क्या देखा, पढ़ना, शेयर होल्डर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, shareholder is the owner of the company, shareholder has no insurable interest in the company property, insurance company is liable। बताओ ना, सोचो कैसे करोगे, आंसर आ गया। ऑब्वियस सी बात पढ़ के आए हो, मैक्यूरा वाले केस में निकल के आया था कि शेयर होल्डर मतलब इंश्योर जो ओनर होते हैं, भाई सिंपल सी बात, मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेंस का राइट नहीं होता। रिमेंबर, जो जिसकी प्रॉपर्टी उसका राइट, जिसकी प्रॉपर्टी उसका इंश्योरेंस। ऑब्वियस, एग्जैक्टली। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा पढ़ना, द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमन सील वॉज मेड ऑप्शनल, कॉमन सील को ऑप्शनल कब किया गया था, याद करो, बोला था मैंने, याद है कौन सा, अमेंडमेंट आई थी, कब आई थी बेटा, अमेंडमेंट आई थी बेटा 2015 के अंदर। तो कंप्लीट अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद ही कॉमन सील को लेना ऑप्शन किया गया था, चॉइस किया गया था। ओके, आ गया था क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा भैया इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन सील डॉक्यूमेंट में बी साइन बाय, अगर कॉमन सील नहीं होती है, अगर कॉमन सील नहीं है या कॉमन सील है, दोनों कैसे बोल रहा हूं,
कॉमन सील अगर नहीं भी है तो जो डॉक्यूमेंट होते कंपनी के उन्हें कौन साइन करता है? तो आपने दो पार्ट सीखे थे, या तो दो डायरेक्टर या वन डायरेक्टर वन सीएस। तो यहां पर सीएस का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो कौन सा है? वन डायरेक्टर, टू डायरेक्टर, शेयर होल्डर, आरओसी। ऑब्वियस इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन है हमारा टू डायरेक्टर। अगर यहां पर लिखा मिलता वन डायरेक्टर वन सीएस तो हम उसे टिक करते। ओके, आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? इन प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर, क्या बताना? प्राइवेट कंपनी में शेयर को ट्रांसफर करना रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है? क्या पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? फ्रीली ट्रांसफरेबल, टोटली प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड बट नॉट प्रोहिबिटेड, अलाउड ओनली विद ट्रिब्यूनल अप्रूवल। भैया सिंपल सी बात है, आंसर इज रेस्ट्रिक्टेड है। कौन से रेस्ट्रिक्टेड बाय? कौन सा? रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोहिबिट नहीं है। रिमेंबर, आप जानते हो ऑप्शंस में दिया गया था, हमने पढ़ा इस पार्ट को। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा पढ़ना? कह रहा मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी इज वेस्टेड इन, कंपनी का मैनेजमेंट किसके पास में होता है? बताना मुझे, कौन कंट्रोल करता है? शेयर होल्डर, बीओडी, क्रेडिटर, आरओसी। ऑब्वियस डे वन से जान रहा है अपने पास में कि भैया डायरेक्टर्स ही होते हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट कहलाता है, और वही कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल भी करते हैं। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना। कह रहा क्रेडिटर्स कैन इनिशिएट लीगल एक्शन, क्रेडिटर्स लीगल एक्शन ले सकते हैं। याद करो, दिस अ फीचर इन कंपनीज एक्ट जहां पे हम बोलते हैं एक्शन। भाई सिंपल सी बात है, मेंबर अलग कंपनी अलग है, तो कंपनी के क्रेडिटर कंपनी के हैं। तो अगर कल को कोई मान लो जिसने कंपनी को उधार दिया है वो किस पे केस फाइल करेगा? ऑब्वियस, वेरी किस पे कर रहे हैं? वेरी वेरी गुड, किस पे कर रहे हैं भैया? सर ओनली कंपनी, कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की है तो केस भी कंपनी पे जाएगा। रिमेंबर, मेंबर पे केस मिलता है, सिंपल सी बात। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज लिमिटेड। अब बताओ, याद करो, लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? याद करो, पहला ऑप्शन है फेस वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू। ऑप्शन एक बात सीखो ध्यान से, लो के अंदर एक चीज हमेशा जिंदगी भर याद रखना कि अगर तुमने कोई बात नहीं पढ़ी है, नहीं सीखी है, तो वो आंसर नहीं हो सकती है। तो अगर लिमिटेड बाय शेयर के अंदर आपने कभी ये पढ़ा ही नहीं, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, तो कभी भी उनकी साइड अपना माइंड मत डाइवर्ट करना। क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ नहीं है लो में, हो सकता नहीं चलता। लो में क्या है वो चलता है। तो क्या चलता है? याद करो, आपने पढ़ा था अमाउंट अनपेड ऑन शेयर, इस वाले पार्ट पे मेंबर्स विल बी लायबल अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर। याद आ गया? ओके, आगे आता है। असर वाला पार्ट उसमें नहीं आता। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा विच कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विदाउट शेयर कैपिटल, कौन सी कंपनी को विदाउट शेयर कैपिटल? आप जानते हो बेटा, कोई भी कंपनी विदाउट और विद शेयर कैपिटल बन सकती है। आप जानते हैं लिमिटेड बाय शेयर तो है ही शेयर वाली, तो बची कौन सी? बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। रिमेंबर, तो अनलिमिटेड कंपनी में दो केस होते हैं, अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, दोनों बन सकती है। तो इन शॉर्ट क्या है? तो याद करो, ए पे क्या लिखा है? बाय शेयर तो लिखा है, ऑब्वियस शेयर का पार्ट लिखा तो ये हो ही नहीं सकता, इसने बोला कौन। रिमेंबर, तो बचा कौन सा? बी और सी। तो क्या आंसर आएगा? बोथ बी एंड सी द आंसर। एक में है एज यू नो अनलिमिटेड कंपनी मे बी फॉर्म्ड विद शेयर कैपिटल, ये है विद शेयर कैपिटल, विद शेयर, विद और विदाउट, और ये भी सेम विद और विदाउट बन सकती है। और ये बात अभी आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ने को मिलेगी आपको कि एमओए और ये जो बनता है तो वहां पर भी इन कंपनी के नाम दोबारा आने वाले हैं। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बढ़ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनीज। बताना, सोचो कैसे कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? सोचो कितने? 100, 150, 200 नो लिमिट। भैया प्राइवेट कंपनी में लिमिटेशन है, कितनी की लिमिटेशन है सर? 200 मेंबर्स। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? आंसर भैया 7। आप जानते हो 2, 5, 7 नहीं, 2 तो प्राइवेट कंपनी में होते हैं, तो कितना आंसर? 7 इज द राइट आंसर बेटा। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने बोला थोड़ी स्पीड अब बढ़ेगी, ध्यान रखना हमारे पास में। ओके, ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी, लिखवाया है, याद करो, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी क्या कहलाती है? अगर मतलब पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी की, याद करो हमने बात की थी अल्फा बीटा गामा वाली, ठीक है? तो पॉइंट आया, अगर एक कंपनी पब्लिक कंपनी है और वो होल्डिंग है और उसकी सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी, तो वो कंपनी जो सब्सिडरी क्या कहलाएगी? दैट विल डीम, मतलब मानी जाएगी इजली पब्लिक कंपनी, वो भी पब्लिक कंपनी ही ट्रीट की जाएगी। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल एटलीस्ट। बड़ा है एटलीस्ट, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। याद करो, इन केस ऑफ एसोसिएट कंपनी हम पढ़ा था एटलीस्ट 20% ऑफ शेयर कैपिटल जिस कंपनी में किसी और कंपनी का होता है, जिसमें होता है उस कंपनी को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी, और जिसका होता है उसे बोलते हैं वेंचर इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 ए कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज, आ गया पॉइंट देखो, ए कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिसमें किसी दूसरी कंपनी में दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। मतलब एग्जांपल, तुम्हारी कंपनी है और तुम्हारी कंपनी के अंदर मेरा एटलीस्ट 20%
स्टेक होल्डिंग है, वोटिंग पावर है, तो तुम क्या कहलाओगे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहलाओगे बेटा एसोसिएट कंपनी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है बहुत बार, रिपीट हो चुका है बार बार। ओके, आगे आता हूं, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए गवर्नमेंट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम, गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए बताओ सोचना कितना चाहिए, 50% गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, 51 ऑब्वियस हम जानते हैं, इट्स नॉट 50-51, आंसर है इट्स अबाउट 51% मोर। याद करो कितना है बेटा, हैव ए मिनिमम मतलब इतना है, इस इतना है 51% और मोर। ये है अगर किसका याद है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या पार्टली स्टेट पार्टली सेंटर, याद है, पार्टली सीजी पार्टली स्टेट, तो इनका भी होगा तो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है ऑब्वियस। मैं आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 24, 1% कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय ऑब्वियस एनी पर्सन, एनी इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट। भैया एनी पर्सन ठीक है, सिटीजन भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट पॉइंट याद करो, आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, याद है एलिजिबिलिटी वाला पार्ट, कि वो ओपीसी बनाने के लिए कौन एलिजिबल है, तो आंसर भैया उसके लिए रिक्वायरमेंट थी जो मेंबर होगा और नॉमिनी होगा मस्ट बी इंडियन सिटीजन एंड एज वेल एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 25, बोला भैया ओपीसी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बेटा पहले, 1% कंपनी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इफ पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड। बोला स्पेशली उसने कि बताओ भैया अगर ओपीसी को कंपल्सरी कन्वर्ट करना पड़ेगा कब, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितना था, टर्नओवर नहीं पूछा इसने बोला ओनली पेड अप बताओ, तो पेड अप याद करो कितना था, पेड अप इज कितना, पेड अप एक्सीड 50 लाख रुपीज, तो आंसर क्या सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ओपीसी कैन नॉट कैरी, ओपीसी के ऊपर एक्सेप्शन पड़ी थी तुम लोगों ने, याद है लास्ट क्लास में सीखा था कि 1% कंपनी पे कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं, तो पॉइंट है ओपीसी क्या नहीं कर सकती, तो आंसर है भैया ओपीसी कैन नॉट कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। हर ये चीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, और अगर आपको रिकॉल हो रहा है ना भाई, और तुम्हें अगर इनके आंसर सही आ रहे हैं तो समझ लो तुम्हारा चैप्टर तैयार हो गया। मैं बोल रहा हूं लिख के दो, तुमको बात ध्यान रखना। ओके, आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूं कि लो पढ़ रहे हो तो लोगों लो पढ़ाना एक अलग चीज होती है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। आई एम ऑलवेज थिंक कि तुम्हें कैसे पता मैंने अच्छा पढ़ाया खराब पढ़ाया, आई एम ऑलवेज थिंक दिस, बच्चों कैसे पता कि मैंने अच्छा पढ़ाया खराब पढ़ाया, या तुम्हें समझ तो नहीं, हमें तो अच्छा लगा सुनने में, अरे सुनने की बात नहीं है, समझ में, हाँ समझ में अच्छी की बात। अब पॉइंट है कैसे वेरीफाई करोगे, तो वेरीफाई का बेस्ट तरीका है जब कोई पार्ट पढ़ते हो उसके बाद में उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया करो। अगर एमसीक्यूज हो रहे हैं तो समझ जाना कि तुम्हें समझाया, अगर तुम्हें समझ में है, तुम प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो समझ लो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा डे 1 से, ध्यान रखना। ओके, आगे आता हूं, 27 वेरी गुड, कितना आंसर है, 8 कंपनी क्या बोला, कैन बी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट डिविडेंड अप्लाई प्रॉफिट फुल डिविडेंड इट्स प्रॉफिट ओरिएंटेड इज कंपल्सरी। भैया बताओ ना, सेक्शन 8 कंपनी मतलब कंपनीज फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, ये अपने प्रॉफिट को क्या डिविडेंड में बांट सकते हैं, नंबर 1, क्या ये प्रॉफिट को सिर्फ ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे, क्या प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, कंपल्सरी पब्लिक कंपनी, ऑब्वियस ना, हम पढ़ चुके हैं भैया, देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, क्योंकि उनका प्रॉफिट का पैसा सिर्फ और सिर्फ उनके ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में ही यूज होता है। ओके, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, लाइसेंस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इज ग्रांटेड बाय, कौन देता है, सेक्शन 8 कंपनी को कौन देता है, आरओसी आंटी, ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी मतलब सीजी, आरडी, ऑब्वियस भैया हम जानते हैं सर, सीजी इज हैविंग द होल एंड सोल पावर टू प्रोवाइड द लाइसेंस टू सेक्शन 8 कंपनी एंड आल्सो हैव द राइट टू रिवोक द लाइसेंस। ओके, आगे आते हैं, सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी लाइसेंस इज मेड इन, बताना, ये पढ़ा, फॉर्म नंबर पूछ लिया, सेक्शन 8 कंपनी का जो लाइसेंस एप्लीकेशन था, 3 पर पढ़े थे आप लोगों ने, अप्लाई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और रेवोकेशन, ठीक है। यहां पूछा है एप्लीकेशन के लिए कौन सा आपने फॉर्म भरा था, तो इनकॉर्पोरेशन में कौन सा फॉर्म भरते हो, फॉर्म नंबर है फॉर्म नंबर INC 12, याद है, INC 12 इज द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, क्योंकि INC 2 क्या था, INC 2 था बेटा, याद करो INC 2 था बेटा हमारे पास में जो था नॉमिनेशन के लिए, ओपीसी के बारे में पढ़ते हो, 12 तक इसके बारे में, दैट इज अबाउट द सेक्शन 8 कंपनी के इलेक्शन के अप्लाई करने के लिए, रिमेंबर टू आरओसी आंटी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बोला ऑन रेवोकेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी लाइसेंस रिमेनिंग असेट, लास्ट टॉपिक था हमारे पास में, अगर जब सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक होता है तो उस केस में उस कंपनी की जो असेट होती है उनका क्या किया जाता है, ऑब्वियस पढ़ा, मेंबर में बांट देते हो, डिस्ट्रीब्यूट, नंबर 2, ट्रांसफर टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट, सी गिवन टू डायरेक्टर रिटेन बाय आरओसी। आप पढ़ चुके हो बेटा सर, उसके पार्ट, उसमें एक पार्ट था कि सेक्शन 8 कंपनी की असेट को बेटा
हम आपने एक नहीं पढ़ा, आपने कई पढ़े थे, आपने भी पढ़ा था भैया कि अगर ये फंड है तो पहले डेट पे करेगी कंपनी के, उसके बाद में वो पैसा आईबीसी फंड में डल सकता है। लेकिन एक पार्ट में ये भी सीखा था कि उसको सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट जो भी होती है उसके साथ में मर्ज किया, अमलगमेट किया जा सकता है, और ये ऑर्डर पास बाय द सीजी। ओके, आगे आता हूं। अब ये पार्ट तो आई थिंक रिपीट ही हो गया। 31, 32, 33, 34 एंड 35, रिमेंबर ये सेम क्वेश्चन ऊपर जो 5 क्वेश्चन वो रिपीट हो गए बेटा, ठीक है। तो इसमें 30 क्वेश्चन थे मेरे पास में। ओके, ये हमें करने थे, वही क्वेश्चन आगे कंपनी कौन सा है हमारे पास में, कौन सा नहीं इंक्लूड होता है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस, और ये फर्स्ट चैप्टर पे आपको अगर ये 30 क्वेश्चन में से चेक करो कितने आपने सोल्व कर लिए और कितने आपको आते थे। अगर आपको अच्छा मार्क्स मिल रहा है समझ जाओ तुम्हारा चैप्टर रेडी हो चुका है। मैं खुद बोल रहा हूं सर लिखा तो नहीं हमने बेटा, राइटिंग वाला पार्ट मैं अलग से कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। राइटिंग पोर्शन वाला पार्ट मैं अलग से आपको करवाऊंगा, ये मेरा टारगेट रहता है, ठीक है। क्योंकि याद रखना अगर ये क्लियर है ना, देखो समझना, लॉजिक समझना, कैसे राइटिंग वाले पार्ट में महारत हासिल करोगे। मैं बोल रहा हूं, मैं श्योरिटी देके बोल रहा हूं, तुम्हें लिखना आता नहीं आता कैसे भी हो, सिंपल समझना, फंडामेंटल बहुत क्लियर है बेटा। अगर तुमने एमसीक्यू सोल्व कर लिए तो इसका मतलब तुम्हें कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। तुम्हें कंसेप्ट आते हैं मतलब तुम्हें प्रोविजन याद है, और तुम्हें प्रोविजन याद है तो तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हें ये याद है तो इसका मतलब जो आंसर लिखना है उसमें सिखाऊंगा P1, P2, P3, P4 कि अपने पास 4 पैराग्राफ, पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखने के अंदर 4 ही पैराग्राफ बन सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ होता है फैक्ट एंड प्रोविजन के रिगार्डिंग। तो अगर प्रोविजन अगर याद है मैं तुम्हें इजीली एक लॉन्ग आंसर लिखना सिखा दूंगा, ओनली 2 या 3 लाइनों से भी। मतलब अगर तुम्हें किसी प्रोविजन में 2 या 3 लाइनें भी याद है ना तो भी तुम उसका बड़ा आंसर लिख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्रॉपरली मैंने इस पे यूट्यूब पे सेशन लगातार डाले हैं और हमारे पेड बच्चों को तो मैं सीरीज पूरी देता हूं अलग से, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। तो गाइस यहां पर हमारा पार्ट खत्म होता है और मैंने आपको दिया एक फ्लो चार्ट। ये फ्लो देखो, नीचे आंसर भी दी तुमको पास में, और आंसर मैंने विद रीजन दिया आपके पास में, ठीक है। जो हमने भी सोल्व किए हैं उसमें कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं वो लिखे मैंने प्रॉपरली। और अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट इज फॉर यू, और ये तुम्हें काम आएगा जब भी किसी चैप्टर को तुम्हें ओनली 2, 3, 4, 5 मिनट में कवर करना है, तो आप सिंपली किस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा है उसको रिकॉल कर सकते हो यहां से, रिमेंबर। तो एक तरीके से ये तुम्हारे पास तुम्हारे सेल्फ के लिए बनाया है कि आपको अगर सेल्फ रिकॉल करना है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इट इज अ फ्लो चार्ट ऑफ पर चैप्टर, एवरी चैप्टर। तो हर चैप्टर के एंड में आपको फ्लो चार्ट दिए जाएंगे। अब इन शॉर्ट जिन बच्चों को ये वाला बुक मिल चुका है अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर मान लो अभी बुक प्रिंटिंग में गया ही नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये नोट्स भी मैं आपके ड्राइव में डलवा दूंगा। मतलब जो आपके पास में क्लासेस आपको मिल रही हैं उसी में एक फोल्डर मिल जाएगा आपके पास में, उसमें मिलेगा अपडेटेड नोट्स के नाम से एक फोल्डर मिलेगा। बुक आपके पास में है, बुक भी होती है, वहां एक फोल्डर मिलेगा अपडेटेड नोट्स के नाम से। उसमें जैसे जैसे मैं हर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन डालता रहूंगा आपको नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें। चलो अब बात करते हैं बेटा, ये था हमारा प्रैक्टिस वाला पार्ट, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर। ऐसे तो चैप्टर नंबर हमेशा मैं 7.2 पिक करता हूं, सुनना क्या बोल रहा हूं, हमेशा मैं 7.1 के बाद 7.2 पिक करता हूं क्योंकि वो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। बट एक्चुअली होता क्या है ना, उसको मैं इस बार सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पिक करने वाला हूं। क्यों बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, क्योंकि अभी अभी आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो कि कनेक्टेड है इस चैप्टर के साथ में, ठीक है। ओके, तो लिफ्टिंग वाला पार्ट बेसिक छोटा है बट एक अलग टॉपिक बन जाता है। ओके, तो इस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल शॉर्ट कहने का मतलब कौन सा चैप्टर नंबर 7.2 जो है वो हम इसके बाद पिक करेंगे बेटा। ओके, इवन मैं चाहूंगा तो सीक्वेंस अगले बार चेंज भी कर दूंगा अगली बार से, बट अभी सीक्वेंस चेंज नहीं, बुक में तुम्हारे पास 7.2 लिखा मिलेगा वहां पे, तो इसलिए बोल रहा हूं आप डायरेक्टली जंप करोगे कहां पे, 7.2 के ऊपर नहीं 3.3 के ऊपर। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारे सेम टॉपिक जो तुमने पढ़े अभी उसी से जुड़ा हुआ पार्ट यहां पढ़ने को मिल जाएगा और तुम्हें यह भी इंस्टेंट याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अपना 7.2 वाला पार्ट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है बहुत से बच्चों को जो बुक मिली हो वहां पर 7.2 यहां पर 3 लिखा मिले, एग्जांपल ऐसा वाला पार्ट, ठीक है। आगे आते हैं, तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर। द नेक्स्ट चैप्टर इज गाइस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैंने जो बोला कि इसको स्टार्ट करते हैं इसके पीछे मेरा रीजन भी है और आपको ये रीजन समझ में आएगा। याद करो आपने मेमोरेंडम के नाम, आर्टिकल का नाम बार बार सुना हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर। याद करो आपने बार बार ये भी सुना मीटिंग, रेजोल्यूशन, ये वर्ड भी आपके सामने आए थे, रिमेंबर। इसलिए मैंने इस वाले चैप्टर को इस बार पिक करने का टारगेट किया है, ठीक है। ओके, नॉर्मली पहले मैं इसके बाद में लिफ्टिंग करवाता हूं, लेकिन इस बार मुझे लगा नहीं, मुझे लगता है कि बेटर रहेगा आपका कनेक्शन बिल्टअप हो इस टॉपिक के साथ में,
ठीक है। यस, नोट भी हम जहां जहां बीच में होगा वहां पे करते रहेंगे, जहां मैं लिखवाऊंगा वहां पे लिखना है, जहां नहीं लिखवा रहा वहां पे आपको एग्जैक्टली ये फॉलो करना है, ठीक है। समझ में आया ध्यान से क्या बोल रहा हूं? माय पॉइंट इज गाइस, सुना ध्यान से बात को, नोटिंग वाला पार्ट जहां जहां मैं करवाऊंगा वहां करना है, जहां नोटिंग वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा हूं और यहां बुक में लिख रहा हूं तो आप बुक में मेरे साथ लिखते चलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, मतलब इसका मतलब ये है कि जो यहां पर लिखा है एग्जैक्टली वो फॉलो करना है एग्जाम के लिए भी, इसका मतलब अगर मैं बुक में लिख रहा हूं तो। अदरवाइज जो एडिशनल पार्ट है वो आपको मैं अलग से आपकी वर्क बुक में लिखवाता रहूंगा, अलग से पहले लिखवाया ऐसे लिखवाता रहूंगा, ठीक है, समझाने के पॉइंट से। ओके, आगे आते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट गाइस। बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम लिखो, हेडिंग बनाओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए एंड एओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हमारा नया चैप्टर। बट ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली मैंने बोला ना, हर चीज के बीच में मैंने एक सीक्वेंस बिल्ड किया आपके चैप्टर के बीच में, ताकि हमेशा ये सीक्वेंस तुम्हारे काम आए। और अगर अच्छी बात सुनाऊं तुम्हारे पास में, तुम्हारे फाइनल्स के अंदर भी, तुम्हारे फाइनल्स के अंदर भी यही सेम टॉपिक रिपीट होंगे, सेम टू सेम डिट्टो, अलग नहीं, कुछ नहीं होने वाला। सर ये यहां पढ़ेगा वहां पे काम आएगा, वहां पे भी काम आएगा। ओके, आगे आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो, अनलेस तुम्हारे पास में तुम्हारा इंस्टीट्यूट ये ना करते, अच्छा ठीक है फाइल में लौटा देते हैं। रिमेंबर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, बट पॉइंट इज, हमेशा अगर कोई कंपनी लो पढ़ रहे हो तो कंपनी लो जहां भी पढ़ते हो अपने पास में इनिशियल चैप्टर्स हमेशा सेम ही होते हैं। लो थोड़ी बदल जाएगा भाई, लो नहीं बदलता भाई, सिंपल से बात को, ठीक है। अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट गाइस, बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, मीनिंग के बारे में, बट उससे पहले मैं समझाऊंगा एमओए होता क्या है, फिर समझाऊंगा एओए क्या होता है और कैसे इसे पढ़ना, कैसे इसमें कंटेंट पढ़ने वाले हैं अपने पास में। तो आइए भैया, हम आते हैं अपनी वर्क बुक के ऊपर। तो आप मेरे साथ कुछ लिखेंगे, पहले सुनेंगे ध्यान से बात को, ठीक है। तो भाई सुनो सुनो सुनो, एक इमेज निकाल लूं प्यारी सी, कोई पिक्चर निकालता हूं, क्लैरिटी मिले क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। और अगर मुझे एमओए दिखी गई किसी कंपनी तो मैं दिखा भी दूंगा प्रॉपर्ली। अब मैं जो बोल रहा हूं उसी सुनते रहना, ठीक है, जब तक लिखू ना मैं। गाइस, आप जानते हो जब भी किसी कंपनी को बनाया जाता है, ठीक है, जब भी किसी कंपनी को बनाया जाता है तो जरूरी है उस कंपनी के लिए, जरूरी है, एक सेकंड मैं फॉर्मेट निकाल लेता हूं, एमओए के फॉर्मेट मुझे मिल जाए ताकि मैं एग्जैक्ट तुम्हें रियल दिखा दूं एग्जांपल, ठीक है। ओके, हाँ, ये मुझे बजाज फाइनेंस का मिला, एक सेकंड, ठीक है। सुनो, जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, लो भैया मिल गया मुझे, अरे तुम्हारा लक बड़ा प्यारा है बेटा, सुनो ध्यान से, गूगल पे लिखा मुझे मिल गया, ठीक है। यहाँ कंपनी है, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल दोनों दिए गए हैं और यहाँ पे लिखा डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं इसको डाउनलोड तुम्हारे लिए, ओके, ताकि तुम भी इसे देख सको कि रियल में एक्चुअली कैसा होता है एमओए एओए, ठीक है। रट्टा नहीं मारना भाई, लोगों को रट्टा मार के पढ़ा, क्या पढ़ा फिर तुमने, सिंपल सी बात समझना। तो ये कंपनी का है, इट इज एमओए एंड एओए ऑफ ए कंपनी, ठीक है। कंपनी का लिखा कौन से एक्ट में बनी हुई कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं, ये कंपनी का पूरा मेमोरेंडम है बेटा, पहले देख लो फिर बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत चीज चेक कर पा रहे हो तो आप चेक कर पा रहे हो, यहां कुछ लिखा हुआ है, ये कहां पर कंपनी बनी है, रिमेंबर किस डेट को बनी है, सब मुझे मेंशन है। अब आगे इसमें मिलेंगी तुम्हारे पास तुम्हें चीजें जो इस कंपनी को, जो कंपनी फॉलो करने वाली है, ठीक है, जो कंपनी फॉलो कर रही है, ओके। अब प्लीज 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 सुनना ध्यान से बात को, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कंपनी का नाम पढ़ रहे हो, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहां लिखा है मेन ऑब्जेक्ट, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है, किसने कितना पैसा लगाया, सब इसमें लिखा हुआ है, रिमेंबर चेक कर पा रहे हो। सेम ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश, फिर अगेन और बाकी ऑब्जेक्ट कौन से, अब देखो पढ़ना ध्यान से। रियलिटी में आपका एमओए ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली, ठीक है, ओके। आपका मेमोरेंडम ऐसा ही मिलता है, इसमें सब लिखा होता है, कौन मेंबर क्या है, किसके पास क्या पावर है, साइन कौन करेगा, कौन सी थ्योरिटीज है, रिमेंबर वो सब इसमें मेंशन किया गया है, सब इसमें मेंशन किया है। मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट समझना बोलने वाला हूं, ठीक है, सुनना। माय पॉइंट इज गाइस, किसी कंपनी का मेमोरेंडम क्या होता है, मतलब और क्यों ये जरूरी है बनाना, तो आंसर है हां, बिना कंपनी के मेमोरेंडम या बिना कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बनाए आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हो। दिस टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी कंपनी, किसी भी कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इनमें से एक डॉक्यूमेंट बताता है कंपनी की पावर्स एंड कंपनी की लिमिटेशन। आज तुम कोई क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे ये तुम्हारे बताते हैं, तुम्हारी फैमिली बताती है। रिमेंबर, जब तुम बड़े और बड़े हो जाओगे
बोले खुद पैसा कमाओगे तो बोले हम डिसाइड करें, हमारी लाइफ हम डिसाइड करते हैं। बट आज मैं कहता हूं कि आज तुम पर भी तो बहुत सारी लिमिटेशंस है और बहुत सारी पावर भी तुम्हारे पास में। तो क्वेश्चन सेम, कंपनी भी तो कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी के भी कुछ पावर्स, कंपनी कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन कहां लिखी होती है? कहता है भैया वो लिखी मिलती है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो आज कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाएगी, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, कंपनी में कितने लोगों ने पैसा सब्सक्राइब किया है, कंपनी का प्लेस कौन सा है जहां पे कंपनी का हेड ऑफिस कहलाएगा, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, ये सारी बातें लिखी होती है बेटा किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, उसमें लिखी मिलती है। ठीक है। दूसरा आता है कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वी कैन से आज कंपनी बन गई तो कंपनी की पावर और लिमिटेशन लिख दी, कहां पे लिख दी? एमओए में लिख दी। और आप जानते हो पावर लिमिटेशन, अभी वैसे बातें कर रहा हूं, कुछ नोट नहीं किया हम लोगों ने, बस सुन लो वाले क्या बोल रहा हूं इस टाइम में, खुद बैठ कर सुनना है खाली, क्या बोल रहा, कहानी सुन लो ध्यान से। दूसरा वाले ने बोला अगर कंपनी बन गई तो कंपनी को आप एमओए बनाने के बाद में, एमओ के बाद में आपको एक और डॉक्यूमेंट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जमा करना पड़ता है। दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट में कहते हैं आर्टिकल्स। रिमेंबर, ये क्या होता है? ये होता है भैया कंपनी का वो डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट को लेके, जो कंपनी का डायरेक्टर्स वगैरह है, बोडी है, उनको लेके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। मतलब कंपनी के पावर लिमिटेशन को छोड़कर वो सारी बातें जो कंपनी का मैनेजमेंट फॉलो करेगा कंपनी के लिए। सर एग्जांपल देके बताओ ना, एग्जांपल के लिए कंपनी में डायरेक्टर कौन है, कौन है कंपनी के डायरेक्टर, कितना पैसा लगाया है, क्या कौन डायरेक्टर कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, डायरेक्टर को कितना पैसा मिल रहा है, रेम्युनरेशन कितना मिल रहा है, कौन बनेगा ऑडिटर। तुम अगर ऑडिटर कंपनी के हो तो तुम्हारा नाम भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ मिलेगा, तुम्हें कितना पैसा मिलेगा, तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, कंपनी मीटिंग कब कब बुला सकती है, कंपनी कौन सी मीटिंग किस किस में बुलाएगी, ऑल दीज थिंग्स जो तुम सोच सकते हो कंपनी के इंटरनल के बारे में, ऑल दीज थिंग्स विल बी स्टेटेड, लिखी होती हैं कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो इन शॉर्ट इंडिया में या इवन इंडिया के बाहर भी ऐसा ही है, इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी, मैं अगर इंडिया तो कोई भी कंपनी बिना आर्टिकल्स और बिना एमओए के बिना नहीं बन सकती। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को बनाने के लिए मेंबर्स को पहले सबमिट करने पड़ते हैं, तब जाके कंपनी बनती है, पहली बात। दूसरी बात सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक बता रहा कंपनी के पावर लिमिटेशन, बाउंड्री, और एक बता रहा कंपनी के इंटरनल रूल, तो मेन ही हो गया ना भाई, सब कुछ इन्हीं में लिखा हुआ है। आज कंपनी, तुम्हें किसी कंपनी के बारे में जानना है तो सब कुछ यहीं पर मिलेगा। अगर तुम चेक कर रहे हो, मैंने नॉर्मली बस गूगल पे लिखा और मैंने ढूंढा तो मुझे किसी कंपनी का क्या मिल गया, मुझे कंपनी का क्या मिल गया, मुझे एमओए मिल गया। बट अगर मान लो मुझे किसी कंपनी का एमओए नहीं भी मिलता, मुझे किसी कंपनी का एमओए नहीं भी मिलता, तो मैं कहां से लेता भाई? आज मुझे टाटा का चाहिए, रिलायंस कंपनी का चाहिए, एयरटेल का चाहिए, मुझे किसी भी कंपनी का एमओए चाहिए, कहां से मिलेगा मुझे? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो कहां मिलता है? आरओसी आंटी से मिलता है भाई। तो जिस भी स्टेट के अंदर कोई कंपनी है, उस स्टेट के आरओसी के पास जाओ, और यस, हम लोग भी, नॉर्मल पर्सन भी, हम लोग भी जब चाहें तब किसी भी कंपनी का क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का बेटा एमओए निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। एक बेसिक फीस होती है, वो फीस पे कर दो और आपको मिल जाता है। एग्जांपल, ठीक है, लिसन टू मी, और दिखाता हूं। तो पॉइंट कहने का मतलब क्या है सर, ये तो मीनिंग बोल दिया मैंने, एग्जांपल गूगल खोल रखा है, ठीक है। तो मैंने यहां पे खोला एनबीसी एफडीसी, और ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने दे रखा है अलग से। अदरवाइज किसी प्राइवेट कंपनी का भी अगर आप निकालना चाहोगे तो भी आपको एमओए मिल जाता है, मिल जाता है। रिमेंबर, मेमोरेंडम क्या है, ये तो इसमें मीनिंग दे रखा, प्रॉपर्ली कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके, बात करते हैं अब, ठीक है। तो आइडिया आपको मिला कि व्हाट इज एमओए, व्हाट इज एओए। अब मैं इसी के बारे में डीप में बात करने वाला हूं, ये हमारा चैप्टर हमारे पास में, ठीक है। आइडिया दीजिए क्या होता है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एमओए में क्या लिखा जाता है, एओए में क्या लिखा होता है, एमओए को बदलना है तो कैसे बदलोगे, एओए को बदलोगे कैसे बदलना है, तो बदलने का तरीका भी यहां पे लिखा होता है। तो इन शॉर्ट, एमओए एंड इट्स ऑल्टरेशन इज द चैप्टर नेम। ये पूरा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट से बल्कि इस पॉइंट से भी कि तुम्हें कल को काम करना है फ्यूचर, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतर के, वहां पर तुम्हें यही नॉलेज काम आने वाली है, ठीक है। आओ बात करते हैं, चलिए तो बात करते हैं बेटा। तो फर्स्ट वन इज, हम बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 56 बता रहा है डेफिनेशन के बारे में, बट अभी हम इसका मीनिंग लिख रहे हैं, डेफिनेशन नहीं लिख रहे। नोट करो, लिखो देखो एमओए क्या होता है। देखो एमओए इज द चार्टर डॉक्यूमेंट, इज द चार्टर, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल, चार्टर या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट,
मतलब मेन डॉक्यूमेंट है, को डॉक्यूमेंट, चार्टर बोलू, प्रिंसिपल बोलू, या आई कैन ऑल्सो यूज अदर वर्ड को डॉक्यूमेंट। को डॉक्यूमेंट इज ए को डॉक्यूमेंट, लिखो विच डिफाइंस, विच स्टेट्स दी, जो बताता है। स्टेट मतलब होता है क्या बताता है, मेंशन, स्टेट, यू कैन यूज सच वर्ड, मेंशन बोल सकते हो, स्टेट बोल सकते हो, विच मेंशन दी, विच स्टेट्स दी, लिखो स्टेट दी पावर्स एंड लिमिटेशन, स्टेट दी पावर्स एंड लिमिटेशन, पावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ ए कंपनी, ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी की पावर्स या लिमिटेशन जिस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है भाई, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब सोच के देखो, क्या मैं इस पावर एंड लिमिटेशन को बाउंड्री बोल सकता हूं क्या? भाई सोचो, क्या पावर एंड लिमिटेशन को मैं बाउंड्री का नाम दे सकता हूं क्या? ऑब्वियस सर, आज मैं क्या कर सकता हूं ये मेरी पावर है, और क्या मैं नहीं कर सकता ये मेरी बाउंड्री लिमिटेशंस है। तो क्वेश्चन ये आया भाई, सिंपल सी बात है, मेरी पावर लिमिटेशन मतलब क्या है? मेरी बाउंड्रीज, मेरी बाउंड्री जिन्हें मैं लांग नहीं सकता, सीता मैया थोड़ी लांग जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट ये आया सर, एमओए वो इंपॉर्टेंट, वो को डॉक्यूमेंट है कंपनी का जिसमें कंपनी की पावर लिमिटेशन लिखी होती है। अब यहीं से एक पार्ट निकलता है, सर ये पावर लिमिटेशन एक्चुअली होती क्या है? तो भाई सोच के देखो, आज कंपनी का कोई कंपनी कौन सा नाम यूज करेगी, मतलब कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, सुनना क्या बोल रहा हूं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, वो लिमिटेड बाय शेयर है, गारंटी है, सही है? हाँ, यस, ये भी बातें आपको इसी डॉक्यूमेंट से कंफर्म होती है। अगर आप किसी कंपनी को नहीं भी जानते हो कौन सी कंपनी है, तो ओनली बाय उसका एमओए चेक करके आप बता दोगे क्या क्या इस कंपनी के अंदर है। आगे नेम क्या है, ऑफिस क्या है, लायबिलिटी क्या है, कंपनी में कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर कौन कौन है, रिमेंबर सब्सक्राइबर कौन है, इनको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन पार्ट। कंपनी का सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है, मतलब किसने कितना पैसा दे रखा है, रिमेंबर। इसके अलावा कंपनी के अंदर अगर कंपनी ओपीसी है, याद आया, तो कंपनी में नॉमिनी कौन है भाई, नॉमिनेशन कौन, नॉमिनेशन के बारे में बात कर लेगा। कंपनी के पास में अगर शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल क्या, कैसी कैपिटल है, क्या ऑथराइज है या उसने शेयर इश्यू कर रखे हैं, कुछ कर रखे हैं, तो कंपनी के पास में उसकी शेयर कैपिटल वाला पार्ट, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें। और सुन लो, कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है, कंपनी बनाई गई है तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट वाली बातें, रिमेंबर। तो ऑल दिस थिंग, ये सारी चीजें बताती हैं कंपनी की बाउंड्री के बारे में, कि कंपनी क्या है क्या नहीं है, रिमेंबर। तो नाम में अगर लिखा है प्राइवेट लिमिटेड तो कंपनी प्राइवेट है, नाम में लिखा है लिमिटेड तो कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी है। बट सोचो, नाम में अगर प्राइवेट या लिमिटेड दोनों वर्ड नहीं है तो आप कहोगे ये कौन सी कंपनी है, फिर याद करो सेक्शन 8 कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट या लिमिटेड वर्ड लिखा नहीं जाता। अभी बात मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ये सारा पार्ट अभी आप पढ़ने वाले हो, डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, आप पढ़ने वाले हो, नेम क्लोज, ऑफिस क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मीनिंग क्या, मीनिंग क्या है, मीनिंग है भैया एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की पावर लिमिटेशन लिखी होती है, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कंपनी की बाउंड्री बोलते हैं, रिमेंबर। अब एक बात बताओ, अगर ये बाउंड्रीज हैं, सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इन्हें कंपनी की बाउंड्री बोल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट कंपनी की बाउंड्री को बताता है, तो इसका मतलब बाउंड्री में क्या लिखा है, कंपनी की बाउंड्री में लिखा है नेम, ऑफिस, लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन, नॉमिनेशन, ऑब्जेक्टिव, शेयर कैपिटल लिखा हुआ है। माय क्वेश्चन इज गाइस, अगर कंपनी इनमें लिखे हुए किसी भी पार्ट को, सुनना बहुत प्यारा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं तुमसे अभी, कंपनी इनमें लिखे किसी भी पार्ट का वायलेशन करती है, मतलब उसको नहीं मानती है, मैंने बोला कंपनी इन सब में लिखे हुए जो बातें हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो कंपनी ने खुद ने डिसाइड किए कि हम तो ये वाला फॉलो करेंगे जी। मान लो एग्जांपल के लिए कंपनी का ऑफिस दिल्ली में, एग्जांपल सुनना, एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना, कंपनी का ऑफिस, एग्जांपल के बोल रहा हूं, कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है। अब कंपनी उस ऑफिस को मुंबई शिफ्ट कर रही है कि अरे नहीं हम तो मुंबई जाएंगे। तो अब मुंबई शिफ्ट करने का मतलब क्या है, मुंबई शिफ्ट करने का मतलब है आप अपनी कंपनी के मेमोरेंडम का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज कर रहे हो। सुनना क्या बोल रहा हूं, यही बोलूंगा भाई, आज दिल्ली से कोई मुंबई जा रहा है, या प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बना रहा है, या बाई शेयर से गारंटी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कुछ भी अगर चेंज कर रहे हो तो किस में चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है मेमोरेंडम के अंदर। तो मतलब इनमें किसी में बात में चेंज किया तो इसका मतलब आप अपनी कंपनी का मेमोरेंडम बदल रहे हो भाई। और कंपनी का मेमोरेंडम बदलना इतना आसान नहीं है। लोग कहता है भैया अगर आपने इनमें से किसी चीज को भी छेड़ा
वायलेशन किया, फॉलो नहीं किया, तो उस केस में लॉ कहता है भैया हम मानेंगे कि आपने अपनी बाउंड्री से ऊपर एक काम किया। तो मैं एक बार लिखता हूं, लिखो, नोट करो, लिखो एनी एक्ट, यू कैन यूज द वर्ड एनी एक्ट, एनी एक्ट मतलब एक्ट मतलब एक्टिविटीज, एनी एक्ट एक्टिविटीज, लिखो बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ कंपनी, बाउंड्रीज बोलू, यू कैन यूज द वर्ड पावर एंड लिमिटेशन, बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ कंपनी, पावर या लिमिटेशन, लिखो जो कंपनी की बियॉन्ड है बाउंड्री से, बाउंड्री कहां लिखी है, एमओए, तो आई कैन ऑल्सो यूज द वर्ड मेमोरेंडम, समझ रहे हो? तो मैं बाउंड्री लिखूं, पावर लिमिटेशन लिखूं, एमओ लिखूं, तीनों का मतलब यहां पे सेम रहेगा। मैं तुम्हें टेक्निकल चीज सिखा रहा हूं बेटा इस टाइम पर, कि एक्चुअली लोग क्यों लॉ में शब्दों को कहते हैं रट्टा मार लो, रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर तुम्हें पता है कि यस पावर लिमिटेशन को बाउंड्री बोलते हैं और बाउंड्री को ही एमओए बोलते हैं, तो तुम्हें तीनों का मतलब समझ आएगा, तीनों एक ही है भाई। तो पॉइंट है कोई भी ऐसा काम जो कंपनी की इन बाउंड्री से बियॉन्ड मतलब आगे काम करेगा, तो लोग कहते हैं सच एक्ट विल बी टर्म्ड एज, लिखो सच एक्ट्स will be treated as लिखो treated as अल्ट्रा वायरस एक्ट। क्या बोला मैंने? अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस इट ए लैटिन लैंग्वेज वर्ड। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। अच्छा, अल्ट्रा मतलब होता है बियॉन्ड, इट मींस बियॉन्ड, वायरस का मतलब होता है पावर। तो ऐसे सारे काम जो कंपनी की पावर से ऊपर है, रिमेंबर, उन्हें कहते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। और यहीं से कंसेप्ट निकल के आएगा हमारे पास में, जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट्स। रिमेंबर, डॉक्ट्रिन बोलता है रूल को, डॉक्ट्रिन में रूल होता है, रूल को बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये आया, अगर कंपनी के मेमोरेंडम का मतलब है पावर लिमिटेशन, उस पावर में लिमिटेशन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तो इनमें कुछ भी चेंज करोगे मतलब आप एमओए बदल रहे हो, एमओए चेंज कर रहे हो। तो एमओए चेंज कर रहे हो, तो एमओए को चेंज करने का तरीका लॉ में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अगर आप उस पैटर्न को चेंज नहीं फॉलो नहीं करोगे तो कहा जाएगा एनी एक्ट बियॉन्ड द एमओए विल बी ट्रीटेड एज कौन सा? अल्ट्रा वायरस एक्ट। और क्या होता है? ऐसे एक्ट को लोग कहता है भैया अगर कंपनी करती भी है तो बेटा लिखो सच एक्ट विल बी वॉइड। क्या होता है? सच एक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हो इज वॉइड, लॉ ने उन्हें वॉइड ट्रीट किया है बेटा। वॉइड मतलब लॉ उन्हें परमिशन नहीं देगा। तो ये बात मैंने आपको यहां ये इसलिए बताई कि आपको समझ में मेमोए क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। आप आते हैं तो अभी मैं इसके फंडामेंटल पे जा रहा हूं। मैं समझ रहे हो, मैं डायरेक्टली ये स्टार्ट नहीं किया एमओए का डेफिनेशन लिखूं, मैंने कह रहा एमओए के पीछे वाली कहानी सुना रहा हूं, पीछे क्या एमओए समझता समझ में आया हमारे पास में। आगे आता हूं, अगला है कंपनी का आर्टिकल। क्या होता है भाई? तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसओ क्या होता है? बोला ना, हमने क्या लिखा था, लिखो इट मींस, लिखो ए डॉक्यूमेंट लिखो विच स्टेट्स द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये बेसिकली किसके लिए होता है? इट इज फॉर द मैनेजमेंट, मतलब बीओडी, याद है ना? अच्छा, इसी को बोलते हैं, यस। मैनेजमेंट कहूं या बोलूं बीओडी तो मतलब सेम होता है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बताएगा, बने लिखी होती हैं कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना, वो सब बेटा लिखी होती है कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, वो लिखी होती है। तो मीनिंग क्या है? एमओए क्या होता है, एओ क्या होता है। और एक्चुअली ऐसी बहुत सारी बातें लिखी होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ या क्लोजेस ऑफ एमओए। ऐसे इसमें जो लिखा उन्हें बोलता है कंटेंट या क्लोजेस ऑफ एओए। रिमेंबर, तो आई कैन ऑल्सो गिव इट नेम, जो यहां पे लिखा हम इन्हें बोलते हैं बेटा क्लोजेस। ये क्लोज है हमारे पास में, तो क्लोज कहूं या कंटेंट कहूं मतलब बेटा सेम है, ठीक है। सेम यहां पर भी जो उसमें लिखा मिलेगा उसे बोलेंगे कंटेंट क्लोज बोलेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है आपके इस पार्ट के बारे में। अब बात करेंगे कि इसमें आएगी बातें किसकी? ऑल्टरेशन के बारे में। कि अगर मान लो कोई कंपनी अपना नाम बदलना चाहती है तो क्या बोलेंगे? इसका मतलब कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स नेम क्लोज। कंपनी प्लेस इन करना चाह रही है, उसे बोलते हैं कंपनी वांट्स टू मेक ऑल्टरेशन ऑफ एमओए।
मतलब इनमें ऑल्ट्रेशन मतलब एमओए ऑल्ट्रेशन, तो मतलब इन शॉर्ट ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, ऑल्ट्रेशन ऑफ प्लेस, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, ऑल्ट्रेशन ऑफ लायबिलिटी क्लोज, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, रिमेंबर ऑल्ट्रेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लोज, कोई भी पार्ट चेंज करोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, रिमेंबर। और ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए के लिए हमारे लोग के अंदर एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो मैंने याद करो आपको पिछले चैप्टर में समझा दिया था, याद करो, मीटिंग बुलानी पड़ती है, मीटिंग के बाद रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, इसीलिए वो चैप्टर यहां से जुड़ा हुआ पार्ट है हमारे पास में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं हमारे पास में, चलो चलो चलो, ठीक है आगे बढ़ू, नोट तो नहीं कर रहे हैं पर तुमको अभी रिक्वायरमेंट नोट करने की तो नहीं है, बढ़ू आगे, ठीक है आगे आता है। तो लीजिए गाइस, तो ये हमने पढ़ा मीनिंग वाला पार्ट। अब एज पर द लीगल डेफिनेशन इस लाइन को कैसे समझाया गया, सुनना क्या बोला गया, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास में। एमओए डिफाइन किया गया बेटा सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 56 में। ये क्या है, इट इज डिफाइन, डेफिनेशन दी गई है, देखो पढ़ने का डेफिनेशन पढ़ना। एमओए मतलब होता है मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम के बारे में 3 बार सुन लो। मेमोरेंडम को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिख सकते हो, ओनली मेमोरेंडम भी लिख सकते हो, और ओनली एमओए लिख सकते हो, ये तीनों वर्ड अलाउड है। और लॉ में आप अपने मर्जी से कोई भी एब्रिविएटेड शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, जो लॉ ने दिया है वही फॉलो कर सकते हो, ठीक है बात समझना, मतलब वर्ड अपने कोई नहीं बना सकते तुम, ध्यान रखना। ओके आगे बात करना, तो पढ़ना क्या बोला, बोला सर मेमोरेंडम मींस, मेमोरेंडम ऑफ एक्शन क्या होता है, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टाइम, क्या बोला, जिसे ओरिजिनल फॉर्म में बनाया गया, मतलब ये कि जब कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी को बनाने से पहले जब डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उन डॉक्यूमेंट में इसे ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब मेंबर्स है प्रोमोटर जो होते हैं वो खुद बनाते हैं इसको, रिमेंबर। दूसरा, और इसे टाइम टू टाइम बेस के ऊपर चेंज भी किया जा सकता है एज पर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लो। मतलब इन शॉर्ट सोचो, एग्जांपल के लिए बात बताऊं, सोचना पहले कोई कंपनी, मैं कहता हूं एग्जांपल 2000 की बात करता हूं, 2010 की बात करता हूं, 2010 में कोई कंपनी बनी थी, सुनना ठीक है, तो उसका एमओए होगा ऑब्वियस, ये अब आज का नया नहीं है, हमेशा से होता है, रिमेंबर। 2010 में कोई कंपनी बनी थी, उसका एक एमओए था, ठीक है। 2013 के अंदर, 14 के अंदर, 15, 16, 17 ऐसे करते करते आज तक बहुत सारे चेंजेस हो गए। मान लो कंपनी लो में कोई ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से उस कंपनी के मेमोरेंडम, उसका नेम, उसकी लायबिलिटी, उसे चेंज करना पड़ा, तो क्या उस कंपनी को अपना एमओए बदलना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सोचो। एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल याद करो, एक नाम मैं हमेशा बोलता हूं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आरआईएल। क्यों बोलता हूं, सुनना ध्यान से बात को। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का पुराना नाम है रिलायंस कॉर्पोरेशन। पहले एक वक्त था कि आप कॉर्पोरेशन वर्ड यूज कर सकते थे, बीइंग ए प्राइवेट पब्लिक कंपनी, जब वो बनी थी उस टाइम पर। बट बाद में चेंजमेंट्स आया, लोग के अंदर बोला नहीं भैया, प्राइवेट और प्राइवेट लिमिटेड लिखो, पब्लिक हो तो लिमिटेड लिखो। माय क्वेश्चन इज, क्या उन्होंने चेंज किया होगा एमओए अपना? यस किया होगा। तो कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कंपनी खुद करना चाहती है, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो कंपनी करना नहीं चाहती, गवर्नमेंट ने, लॉ ने कुछ चेंजमेंट कर दिए, उसकी वजह से उन्हें उनके एमओए को बदलना पड़ जाता है बेटा, याद रखिए बात है। तो पॉइंट ये आया, डॉक्यूमेंट विच ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड चेंजेस फ्रॉम टाइम टाइम, ये क्या है, ये डेफिनेशन है। बट एग्जाम में आप चाहो तो क्या लिख के आओगे, आप लिख के आओगे इसका मीनिंग वाला पार्ट, इट इज द मीनिंग वाला पार्ट, रिमेंबर। आप ये वाला पार्ट यूज करोगे, बट आपको ये पता होना चाहिए क्या मीनिंग होता है इसके पास में, ठीक है। आगे आता पढ़ने का लिखा है, या फिर क्या बोला मैंने अभी लिखवाया, को डॉक्यूमेंट विच स्टेट द पावर लिमिटेशन कंपनी बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट ऑपरेट, जिससे आगे कंपनी काम नहीं कर सकती, रिमेंबर। और इसी को बोलते हैं, इसीलिए बोला, क्या बोला पढ़ना सर, एमओए इज ऑल्सो कॉल्ड द चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के बारे में बताता है, इन शॉर्ट इट डिफाइंस द पावर एंड लिमिटेशन। जो हमने लाइन लिखी, ये क्या लिखा मैंने, इट इज डेफिनेशन ऑफ मीनिंग पार्ट ऑफ इट, किसका, एमओए के बारे में। डन है गाइस, आगे बढ़ू। अभी मैं सिर्फ बेसिक बातें कर रहा हूं, अभी मैं एडवांस पे गया नहीं उसी पार्ट में, ठीक है। आगे आता हूं, चलिए अब आई बात किसकी, टॉपिक इज कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम। व्हाट इज फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम? फॉर्म मतलब होता है फॉर्मेट, लिख लो। फॉर्म का मतलब क्या है, फॉर्म मतलब है फॉर्मेट, इट इज द फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम। याद करो, मैंने लास्ट क्लास में, उससे पहले क्लास में एक बात मैं बोली थी कि आज कोई व्यक्ति बोले यार मेरे को तो नहीं बनाना था, मुझे तो नहीं पता कि कैसे बनता है कंपनी का एमओए, कैसे बनता है। एग्जाम्पल तुम्हारी बात ही कर लेता हूं, तो एग्जाम्पल के लिए, आज तुम प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास में बुक में, किताबों में पढ़ने को मिल रहा है तुमको, एंड लोगों को लगता है रे ये अलग है, कंपनी अलग है, बाकी काम आदमी अलग होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कल को मान लो तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया और बोला सर मुझे कंपनी बनवानी है, ठीक है, मुझे कौन सी कंपनी बनाओगे, मुझे तो लिमिटेड बाय शेयर बनानी है। तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा, यार हमारी टीचर ने तो खाली इतना बताया था एमओए क्या होता है, क्या क्या लिखा होता है, यार इसका एक्चुअल कैसे बनाऊंगा। तो लोग कहता है भैया टेंशन मत लो, याद रखना क्यों बोला, क्योंकि रीजन इज हमारा कंपनी कहां बनती है, पोर्टल क्या है, www.mca.gov.in, याद है वेबसाइट, याद है
mca.gov.in, इस वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपके पास में कंपनी इंक्लूड करोगे तो ऑलरेडी कंपनीज एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने आपको एमओए के पहले से बने बनाए फॉर्मेट दिए हुए हैं। मतलब इन शॉर्ट पहले से दिए हुए फॉर्मेट कि कंपनी कौन सी है, किस कंपनी के लिए कौन सा फॉर्मेट फॉलो होगा एमओए का, कौन सा होगा एओए का। तो बने बनाए फॉर्मेट भी तुम फॉलो कर सकते हो, या अगर तुम चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ये अलाउड है। तो इसलिए बोला गया कौन से फॉर्मेट है। अब प्लीज इस वाले पार्ट पे एग्जामिनर मेनली पूछता है आपसे छोटे क्वेश्चन, एमसीक्यू वाला पार्ट पूछता है, ठीक है। सुना ध्यान से बात, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनता, छोटा क्वेश्चन बनता है। तो सुना क्या बोला, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, याद रखना इस पार्ट पे। आओ बात करते हैं, क्या पढ़ना सेक्शन में 4 6 कहता है, कंपनी कहता है एमओए के बारे में जो फॉर्मेट है वो फॉर्म्स कौन कौन से पढ़ना, ABCDE, ए से लेके ई तक एमओए के बारे में, ऐसे ही FGHIJ, रिमेंबर ये एओए के बारे में। तो फर्स्ट पढ़ना, तो आप यहाँ पर फॉर्म रखने हैं कौन कौन से की बताइए। टेबल नंबर ए, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म ई किसके बारे में बात करता है, बहुत आसान है याद करना, सुनना ध्यान से बात को। तो ए, अगर आपकी कंपनी, सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर आपकी कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर, जो आपने भी सुना ना, जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन शेयर, रिमेंबर। तो अगर कोई मेंबर, कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी बना रहा है जिसके अंदर कौन से लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी बना रहा है, तो उस केस में अगर आप चाहो तो उसके लिए आप टेबल ए वाला फॉर्म यूज कर सकते हो। तो टेबल ए फॉर्म इज अ फॉर्म मेमोरेंडम, एमओए का फॉर्मेट है बाय शेयर वाली कंपनी के लिए, नंबर 1। नंबर 2, बी किसके लिए है, बी इज फॉर, बेटा लिख लो, नोट कर लो, नोट अभी तुम चाहो, अब बच्चे बोले हम नोटबुक में क्या लिखे हैं भाई, सिंपल सी बात है बेटा, मैंने बोला जो एग्जैक्ट यहां पढ़ रहे हो वही तुम्हें लिखना भी है बाद में, ये तुम्हारा होमवर्क का पार्ट रहता है। अगर मैं क्लास में नोट्स यूज कर रहा हूं और वहां पे लिखवा रहा हूं नोट्स के साथ में, तो इसलिए ताकि तुम दोबारा बुक ना पढ़नी पड़े, ठीक है। तो साथ में यही पढ़ आपको दोबारा लिखना भी बेटा, ठीक है। बात सुनना, कौन सा, टेबल बी इज फॉर लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अच्छा, ऐसी कंपनी जो कौन सी है, बाय गारंटी, गारंटी वाली कंपनी जिनके पास में शेयर कैपिटल नहीं होती है। तो विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी कौन सी, गारंटी वाली, तो उनके लिए है टेबल बी। तीसरा है लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल, रिमेंबर। तो बी और सी किसके लिए है, बी और सी इज स्पेसिफिकली फॉर, यू कैन राइट द वर्ड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, ये इसके लिए है। ए इज फॉर ओनली बाय शेयर, ठीक है। तीसरा ये किसके लिए, ये इट इज फॉर दी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, किसके लिए बेटा, ये फॉर दी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सेम यहां पर फर्क क्या है, फर्क वही है विद नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और हैविंग शेयर कैपिटल। तो कौन सी, जिन कंपनी के पास में लायबिलिटी है। अब लिसन टू मी, आपने कहा था ये कंपनी होती नहीं, अरे भैया बनाने का ऑप्शन, लोग कह रहा है ऑप्शन तो है ना, लोग बनाते नहीं है, इज डिफरेंट थिंग, बट लो ने ऑप्शन दिया है कि यू कैन ऑल्सो फॉर्म ए कंपनी विच इज हैविंग पर्सनल लायबिलिटी, मेंबर विल हैव पर्सनल लायबिलिटी, इसको अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और ये कौन सा है, अनलिमिटेड कंपनी विद हैविंग शेयर कैपिटल। तो गाइज आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली याद रखना ABCDE किसके किसके लिए बारे में। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे आया था, बताइए जिन कंपनीज के पास में शेयर कैपिटल, विद द कंपनी विच हैविंग शेयर कैपिटल, उनके लिए एमओए का फॉर्मेट कौन सा है। तो ऑप्शन था फॉर्मेट ए, फॉर्मेट बी, फॉर्मेट सी, तो चूज करना था कौन सा टिक करना था। तो ये बात है याद रखना जरूरी, सर लिख भी देता हूं, इस पार्ट पर लिख भी लो सर, इट इज कौन सा पार्ट है, दिस पार्ट इज वैलिड फॉर एमसीक्यूज, खासकर एमसीक्यू वाले पार्ट में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसे आर्टिकल का स्टार्ट होगा, ई पे खत्म हुआ, वो एफ से शुरू होता है, FGH स्टार्ट होने वाला है, डन है गाइस। तो पहले मीनिंग क्लियर हो गया। तो मीनिंग ऑफ एमओए क्या होता है, मीनिंग ऑफ ए क्या है, अभी हम फॉर्म की बात कर ली, आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने कुछ देर पहले, देखो जो हमने बातें की ना, खाली बातें नहीं है भाई, हर लाइन जो बोला हूं मैं क्लास के अंदर वो सब आपके लॉ में लिखी हुई है। पढ़ने का लिखा हुआ है, पढ़ना, पढ़ो तुम मेरे साथ में। कर सर, नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट ए मेमोरेंडम, क्या बोला था, बिना एमओए बिना ए के कोई कंपनी बन ही नहीं सकती। बट आगे, इट्स वन ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू फाइल विद द रजिस्ट्रार, ये वो डॉक्यूमेंट है जो आरओसी आंटी को सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, रिमेंबर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। याद रहेगी बात है। तो इन शॉर्ट आई कैन यूज द वर्ड विदाउट एमओए, विदाउट एओए आप कंपनी नहीं बना सकते। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, गेस करना, को सोचना, ये एमओए बनाता कौन है भाई, ये जो एमओए है, ये जो एओए है, हु फॉर्म, किन का काम है। आज एमओए को बनाना, एग्जांपल एमओए को प्रिपेयर करना, रिमेंबर, उसको प्रिंट करवाना, रिमेंबर, ये कौन करवाएगा, कौन करवाता है, क्योंकि एक्चुअली सुनो बात को, कंपनी के बनने से पहले जो लोग होते हैं उन्हें मेंबर्स नहीं कहते, कंपनी के बनने के बाद मेंबर बनते हैं वो। तो
तो कंपनी के बनने से पहले जो लोग होते, जो काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं बेटा? दे कौन? ये है कौन? बाय दी प्रमोटर्स। कंपनी के प्रमोटर्स बनवाते हैं, ध्यान रखना। तो प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर ऑफ दोज पर्सन, लिख लो इसके बारे में। कौन से लोग हैं? कौन से? ऑल दोज पर्सन। कौन से? लिखो, हु आर इन्वॉल्व। पर्सन हु आर इन्वॉल्व in the pre-incorporation process। वो सब लोग बेटा जो कंपनी के प्री मतलब पहले, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले इन्वॉल्व होते हैं, सारे काम करते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट बनाना हो, प्लेस ढूंढना हो, प्रोफेशनल को हायर करना, कुछ भी काम हो, उन लोगों को प्रमोटर कहा जाता है। एंड द प्रोसेस इज टोल्ड प्रमोशन बोलते हैं उसको। अब सुन लो, नोट कर, जो लिखवाया वो लिखना खाली, ठीक है? तो मीनिंग क्या है? दिस डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर्स। ये लोग वो हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए काम करते हैं, रिमेंबर। और बाद में इन्हीं में से लोग मेंबर बन जाते हैं। कोई डायरेक्टर बन जाएगा, मेंबर बन जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? पर सारे नहीं, सारे बनेंगे, कोई बन सकता है, रिमेंबर। क्लियर है गाइस? डन डन डन, क्लियर है? तो मीनिंग क्लियर हो गया, फॉर्म्स क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने का लिखा हुआ है, कह रहा इफ ए कंपनी एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा ना, जो तुम्हें लग रहा है, जो पढ़ा रहा हूं, हर बात लिखी लो के अंदर, पढ़ना। इफ ए कंपनी एंटर्स, इसीलिए मैं पहले समझाया मैंने आपको क्या है एमओई, क्या होता है, ए क्या होता है, ठीक है? अब देखो समझ में आएगा, पढ़ना। इफ कंपनी एंटर्स मतलब होता है मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, एंटर द कॉन्ट्रैक्ट और इंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस व्हिच इज बियॉन्ड द पावर कन्फर्ड इन द मेमोरेंडम। बताओ ना भाई, why this line is here beyond the power conferred in MOE? क्योंकि रीजन इज MOE ही तो वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की पावर लिखी होती है। यस सर। तो बोला भैया, अगर कोई कंपनी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जो कंपनी के MOE में नहीं लिखा हुआ, जिसके लिए कंपनी का MOE अलाउ नहीं करता, तो बताओ उस काम को, उस कॉन्ट्रैक्ट क्या कहोगे? उस कंपनी के उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे सर? उसे कहा जाता, लिख लो सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी टर्म्ड अल्ट्रा वायरस एक्ट। अभी पढ़ के आए हो ना, अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड दी पावर, बियॉन्ड दी पावर। और याद रखो क्या होता है, ऐसे कोई काम जो कंपनी की पावर से ऊपर जाके कंपनी करती है, ऑल दीज एक्ट्स विल बी वॉइड। और वॉइड का मीनिंग हमेशा सेम होता है, वॉइड मतलब नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, देयर इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और इतना काफी नहीं है, ये तो मेन है कि वॉइड होते हैं, बट वॉइड अगर हो गए तो बाद में जो एनसीएलटी कोर्ट है वो एक्शन भी ले सकता है कंपनी के ऊपर। वो आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है? ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? तो ये था मीनिंग ऑफ एमओए, क्लियर हो गया? द मीनिंग एंड फॉर्म्स, और आपकी इसके बारे में कि एमओए को अगर फॉलो नहीं किया तो मतलब द एक्ट विल बी टर्म्ड एज अल्ट्रा वायरस। और यहां पर क्या बोला? अल्ट्रा वायरस मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेंगे? वॉइड रहेंगे। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब बता दें किसके बारे में, पहले हम करेंगे एमओए, खत्म करेंगे, पहले पूरे एमओए पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एओ के बारे में। बट फिर भी तुम्हें दिखा दूं एओ कहां पे है, ताकि जो तुमने पढ़ा वो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए। चलो इसको हम ही पढ़ेंगे। इससे पहले मैं दिखाऊं आर्टिकल, दिखा रहा हूं जो ने मीनिंग लिखा था, ठीक है? क्या लिखा है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या लिखा पढ़ना? ये है आपकी लीगल सेक्शन वाला डेफिनेशन, और ये आपका मीनिंग वाला पार्ट। मीनिंग में पढ़ना क्या लिखा हुआ है? कह रहा सर, a document which states the rules and regulation for internal management in the company। बताओ बेटा, बताओ कि यही बात हमने लिखी। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है, बताता है, द डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज पर द सेक्शन डेफिनेशन। कौन सी पढ़ना? बोला ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड ऑल्टर फ्रॉम टाइम टाइम, सेम टू सेम बात, रिमेंबर? तो ये तो हो गया भैया सेक्शन वाला पार्ट में लिखा हुआ पार्ट, रिमेंबर? और ये हो गया एक्चुअली से एक्चुअल पार्ट। सो हम कौन सा लिख के आओगे? आप लिख के आओगे बेटा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लिख के आओगे। ये पता होना चाहिए, बस आपको लिख के आना, ठीक है? सिंपल सी बात है। ओके, सेम यहां पर पढ़ो। आर्टिकल क्या है? वो रेगुलेशन जो फ्रेम की गई कंपनी की खुद की गवर्नेंस के लिए। सिंपल सी बात है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, कैसे गवर्न करेगा, उसके लिए जो रूल लिखे होते हैं वो आईएओ में लिखे होते हैं। ओके, अब बात समझते क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ना? फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल। वहां क्या था? ABCDE। यहां पढ़ना क्या लिखा हुआ है? यहां पढ़ना टेबल FGH HFGH। अभी देखो सुनो, कंटेंट्स ऑफ एमओए अभी पढ़े नहीं हम लोगों ने। अब पहले बात करो एमओए क्या होता है, उसके फॉर्म्स कौन से हैं, ऐसे एओए क्या होता है, उसके फॉर्म्स कौन से होते हैं। तो ABCDE किसके फॉर्म है? एमओए के, रिमेंबर? ये किसके फॉर्म है? FGHI। कितने हैं? ये किसके हैं? ये है बेटा एओ के। सेम। अब बस सुनो क्या फर्क आने वाला है। वहां पर पहला क्या था? बाय शेयर। यहां पर भी वही है। अगर कंपनी का बना बनाया आर्टिकल चाहिए, एओ चाहिए, तो बाय शेयर वाली कंपनी के पास फॉर्मेट कौन सा है? टेबल नंबर F विल बी फॉलोड, इट इज नंबर 1।
ये कौन सा है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा बाई शेयर वाली कंपनी का। नंबर टू एंड एफ और जी किसके लिए, अगेन इट इज फॉर द गारंटीड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फर्क क्या है, वहां ऊपर था नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यहां हो जाएगा पढ़ना, यहां हो गया बाय गारंटी नो हैविंग शेयर कैपिटल, यहां क्या बन गया, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। वहां क्या था, वहां था बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल पहले था, रिमेंबर। सेम यहां क्या बोला, बाय गारंटी हैविंग। अब सुनो एक बात सुनना, ये कोई कंसेप्ट नहीं है बेटा, समझ रहे क्या बोल रहा हूं, ये नहीं कि आओ इसे समझते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, ये वो है जो आपको याद रखना है, और फॉर्म नंबर आपको याद रखने पड़ते हैं। लिसन टू मी, लॉ में क्या है, बाय एग्जांपल आईएनसी 12 ये होता है, तो पता होना चाहिए आईएनसी 12 क्या होता है, रिमेंबर। ऐसे यहां बोला एबीसीडी में से कौन सा जी किसके लिए है, ए किसके लिए, बी किसके लिए, इसमें कोई आपको लिखने की याद नहीं हो रहा, कुछ नहीं करना, सिंपली देखो ए बी सी डी ई एफ, रिमेंबर ऐसे किया। एफ 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 कहां से, एफ में कौन सा है, बाय शेयर, जी कौन सा है, बाय गारंटी, कौन सा हैविंग शेयर कैपिटल, और जी एच एच कौन सा है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और ये कौन सा है, ये किसके लिए हो गए, इट इज फॉर दी अगेन कंपनी कौन सी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो यहां क्या बोलोगे, अगेन वही चीज, एमओए में क्या था, एमओए में था कंपनी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यहां क्या लिखा हुआ है, हैविंग शेयर कैपिटल। तो बस खाली क्या हुआ, ओनली ये वाले पार्ट आपस में बेटा बदले हैं, ये वाले पार्ट खाली, बाकी आर्टिकल्स और एमओए के फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, डन है। तो ए से लेके जे तक के फॉर्मेट है एम और ए के लिए, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ लिया इस पे बेटा इस बार, तो एमसीक्यू वाले पार्ट के ऊपर टेबल के नाम पूछ लिए, टेबल कौन कौन सी किसके लिए होती है, रिमेंबर। तो इस वजह से स्किप नहीं करना, इसलिए बताया स्किप नहीं किया इसको हम लोगों ने, ठीक है। अब आता है हमारे मेन पार्ट के ऊपर, अंदर मेन पार्ट इज हम बात करेंगे बेटा कंटेंट्स ऑफ एमओए, रिमेंबर। तो होपफुली ये मीनिंग क्लियर रहेगा, व्हाट इज आर्टिकल्स, व्हाट इज एमओए, मीनिंग क्लियर हो गया। अब आती है बात किसकी, एमओए में क्या क्या कंटेंट लिखे होते हैं। तो एक बात समझ में आई क्या, कि अगर मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है वो लिखिए कंपनी की पावर्स, आर्टिकल में लिखिए कंपनी के रूल्स रेगुलेशन। तो अगर मेमोरेंडम का वायलेशन हुआ, वायलेशन बोलू या कॉन्ट्रावेंशन बोलू, वर्ड बोला लीगल वर्ड है, वायलेशन या कॉन्ट्रावेंशन, इसका मतलब उसमें लिखे हुए पार्ट को फॉलो नहीं किया गया। सर एग्जांपल देके बताओ ना, सुनो बात ध्यान से सुनो। मैं कहता हूं भाई एग्जांपल के लिए मेरी कंपनी है, ठीक है, आई हैव ए कंपनी दैट इज एडटेक कंपनी, एक एजुकेशन कंपनी है। जब कंपनी बनाई थी तो मैंने डिसाइड किया था सिर्फ और सिर्फ कंपनी एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, क्लासेस सेल करना, बुक्स बेचना, टेस्ट बेचना, ये सब काम करेगी, ठीक है। सुनना ध्यान से बात को, मतलब इन शॉर्ट ये कहोगे ना कि मेरी कंपनी जो मेरी है उस कंपनी की एग्जांपल छुईमुई प्राइवेट लिमिटेड, सुनना छुईमुई प्राइवेट लिमिटेड इज माई कंपनी, नाम है उसका, और मेरी कंपनी के अंदर लिखा हुआ है। तो अंदर लिखा मतलब क्या है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कंपनी के, अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि मेरी कंपनी जो है बेटा वो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अब बताओ ये कहां लिखा, ऑब्जेक्ट में, मतलब ये कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है। अब मैं कहता हूं भैया मेरे को 6 महीने हो गए काम करते हुए, 6 महीने बाद मैंने डिसाइड किया किसको चल रहा है पता, कौन देखने आ रहा है, चलो एक काम करता हूं, अपनी कंपनी के अंदर, अपनी कंपनी में मैं सीमेंट बनाने काम स्टार्ट कर दूंगा, सीमेंट का बिजनेस अच्छा जाएगा, सीमेंट बनाऊंगा। बताओ बेटा अगर मैं सीमेंट का काम स्टार्ट करता हूं तो क्या मेरे सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को आप ये बोलोगे नहीं बोलोगे कि भैया सर आप तो अपना ऑब्जेक्ट बदल रहे हो, बोला हाँ बोलेंगे, बोलोगे ना, क्या आप तो अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो। तो एज पर द लॉ ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आपने अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया विदाउट मीटिंग, विदाउट रेजोल्यूशन, विदाउट वोटिंग, तो कहा जाएगा आपने ऐसा काम किया विच इज बियॉन्ड दी एमओए, बियॉन्ड दी पावर। तो क्वेश्चन ये है क्या मैं एजुकेशन वाले ऑब्जेक्ट को लिखकर सीमेंट वाला काम स्टार्ट कर सकता हूं, आंसर है नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कहता है सच एक्ट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड। हम इन एक्ट को क्या बोलेंगे, ये सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे काम करोगे, बेशक आपने खर्चा कर लिया, कुछ भी कर लिया, एक्ट्स विल बी वॉइड, लॉ विल नॉट परमिट, लॉ कैन नॉट एनफोर्स सच एक्ट्स, लॉ एक्ट एनफोर्स नहीं करने वाला, परमिशन देगा ही नहीं इस पार्ट को लेके। प्लस में अगर मैंने वायलेशन किया, इतना ही काफी नहीं है, यहां पर बेटा आप पढ़ोगे आगे कि यहां पर बाद में एनसीएलटी, अल्ट्रा वायरस पार्ट में एनसीएल, नेशनल कम्युनिटी ट्रिब्यूनल जो है वो यहां पर पनिशमेंट भी देता है, पनिशमेंट द कॉन्ट्रावेंशन पार्ट। अगर एक्ट अल्ट्रा वायरस हुआ और कंपनी ने जानबूझकर किया तो पनिशमेंट भी है, पनिशमेंट के नाम पर कंपनी बंद भी हो सकती है। यस, एनसीएलटी चाहे तो कंपनी को बंद करवा सकता है, चाहे तो आपकी कंपनी की लायबिलिटी को कर देगा अनलिमिटेड कर देगा, चाहे तो आपके मेंबर को जेल भेज देगा। यस,
ये सब चीजें हैं इसके अंदर। तो इन शॉर्ट ये पढ़ेंगे हम कंटेंट वाले पार्ट के अंदर। तो होपफुली हमने आज क्वेश्चन कर लिए, रिमेंबर। और मैं चाह रहा हूं इस वाले पार्ट को मैं अलग से ही पिक करूं बेटा, द कंटेंट्स ऑफ एओए एमओए एंड ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एओए। बताओ यहां तक क्लियर है? देन आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। तो हमने बेसिकली अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और अगली नेक्स्ट क्लास में आप अपना एमओए का डेफिनेशन लिखोगे और जितने फॉर्म्स हैं वो आपको होने चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर, क्योंकि मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे कि आपका फॉर्म नंबर कौन सा वाला पार्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। आज इतना ही करने वाले, आज हमने ज्यादा कुछ बड़ा पार्ट नहीं पिक किया। अगली क्लास में मुझे इस टॉप को एक साथ में टॉपिक कवर करना है, तो कंटेंट में एक साथ कवर करूंगा ताकि हमारे पास चीजें में आपके पास कोई मिक्सअप ना हो। ठीक है, और फिर ये खत्म हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। तो मिलते हैं क्लास में। बाय गाइस, टेक केयर। कौन सा बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन। कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय।